नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सप्त सिंधु। आज सोमवार होने के बावजूद कलकत्ता शहर से थोड़ा बाहर स्थित सोडेपुर आश्रम में गांधी जी की सुबह वाली प्रार्थना में अच्छी खासी भीड़ है। पिछले 2-3 दिनों से कलकत्ता शहर में शांति बनी हुई है। गांधी जी की प्रार्थना का प्रभाव यहाँ के हिंदू नेताओं पर दिखाई दे रहा था। ठीक 1 वर्ष पहले मुस्लिम लीग ने कलकत्ता शहर में हिंदुओं का जैसे रक्तपात किया था, क्रूरता नरसंहार जैसा नंगा नाच दिखाया था, उसका बदला लेने के लिए हिंदू नेता आतुर हैं। लेकिन गांधी जी के कलकत्ता में होने के कारण यह मुश्किल है और इसीलिए अखंड बंगाल के प्रधानमंत्री शहीद सोहरावर्दी की भी इच्छा है कि गांधी जी कलकत्ता में ही ठहरे। इसका कारण भी साफ है। अब ये स्पष्ट हो चला है कि विभाजन के पश्चात कलकत्ता हिंदुस्तान में रहेगा और ढाका पाकिस्तान में जाएगा। हिंदुस्तान वाले बंगाल के नए मुख्यमंत्री भी तय हो चुके हैं और अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन खत्म होने जा रहा है। इसीलिए कलकत्ता के मुसलमानों की रक्षा हो सके, इसीलिए सोहरावर्दी को गांधी जी कलकत्ता में ही चाहिए। आज सुबह की प्रार्थना में गांधी जी ने थोड़ा अलग ही विषय लिया। उन्होंने कहा, आज मैं मेरे सामने उपस्थित किए गए प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। इसमें से मुझ पर एक आरोप यह है कि मेरी प्रार्थना सभाओं में महत्वपूर्ण धनवान नेताओं को ही स्थान मिलता है, जबकि सामान्य व्यक्ति को आगे स्थान नहीं मिलता। चूंकि कल रविवार था, इसलिए आश्रम में भारी भीड़ हो गई थी। संभव है इसलिए ऐसा हुआ होगा। मैं उन सभी लोगों से हृदयपूर्वक विनती करता हूं कि वे कृपया धैर्य रखें। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अंदर आने दें। जब मैं कलकत्ता आया उसी दिन मैंने चटगांव में आई हुई बाढ़ का समाचार पढ़ा था। इस भीषण बाढ़ में न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है। संपत्ति का कितना नुकसान हुआ ये अभी ठीक से पता नहीं चला है। लेकिन ऐसी विपत्ति के समय हमें पश्चिम या पूर्व पाकिस्तान अथवा हिंदुस्तान जैसी बातों का विचार ना करते हुए मदद के लिए तुरंत जाना चाहिए। चटगांव की बाढ़ यानी संपूर्ण बंगाल पर आई हुई आपदा है। ऑल बंगाल रिलीफ कमेटी बनाकर उसमें सभी को मदद करनी चाहिए। अनेक पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में गवर्नर, मंत्री एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर मैं किसे नियुक्त करने जा रहा हूँ। मानो मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य ही हूँ और मैं उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकता हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैं कांग्रेसियों के हृदय में बसता हूँ। यदि मैंने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन से उतर जाऊंगा। इसलिए किसी भी नियुक्ति में कानूनन मेरा कोई अधिकार नहीं है, परंतु नैतिकता की दृष्टि से अधिकार है। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं कि दोनों ही तरफ के लोगों और नेताओं को पूर्व एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में जाकर शांति सद्भाव का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि अब झगड़ा समाप्त हो चुका है? मेरा उत्तर है हाँ। यदि सभी नेतागण दिल से एकजुट हो जाएं, तो सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का प्रतिकार मत करो। आंख के बदले आंख की नीति एक जंगली उपाय है। अहिंसा ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। कराची स्थित ब्रिटिश शैली में निर्मित भव्य असेंबली भवन एक राजमहल जैसी दिव्य दिखने वाली विशाल इमारत। सुबह ठीक 1:55 पर नवनिर्मित पाकिस्तान के कायदे आजम यानी जिन्ना एक सजाई हुई शाही बग्गी से इस इमारत के पोर्च में उतरे। उनके स्वागत के लिए कड़क प्रेस किए हुए गणवेश में कुछ अधिकारी एवं लियाकत अली खान जैसे कुछ चुनिंदा लोग मौजूद हैं और ठीक 10 बजे पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली बैठक आरंभ हुई और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बैठक की शुरुआत की। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो प्रस्ताव कल की बैठक में रखा गया था, उसके पैराग्राफ क्रमांक 2 का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि इस पद के लिए मुझे कुल 7 नामांकन पत्र कायदे आजम जिन्ना के समर्थन में प्राप्त हुए हैं। इन सम्माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: गियासुद्दीन पठान, हामिदुल हक चौधरी, अब्दुल कसीम खान, लियाकत अली खान, ख्वाजा नजीमुद्दीन, M.K. खोहेरो, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी।
उपरोक्त सभी 7 मान्यवर सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अन्य किसी भी व्यक्ति का नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं मान्यवर कायदे-आज़म जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित करता हूँ। अब मैं कायदे-आज़म साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें। लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब खान निश्तार दोनों कायदे-आज़म जिन्ना को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना आसन ग्रहण किया। पूर्वी बंगाल के लियाकत अली खान ने अध्यक्ष पद पर आसीन जिन्ना का गौरवगान करते हुए पहला भाषण दिया। उन्होंने जिन्ना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और उनके साथ पिछले 11 वर्षों से किए गए कामों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक आश्चर्य है कि बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी रक्त रंजित क्रांति के अपने नेतृत्व में हमने अपना पाकिस्तान हासिल कर लिया है। लियाकत अली के बाद पूर्वी बंगाल की कांग्रेस पार्टी के किरण शंकर राय ने भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन्ना का अभिनंदन किया। उन्होंने पंजाब और बंगाल के विभाजन संबंधी अपने आपत्तियों और नापसंद खुलकर जाहिर कर दी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि चूंकि यह निर्णय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की सहमति से हुआ है, इसलिए हमारी पूर्ण निष्ठा इस देश के प्रति समर्पित है। फिर जोगेंद्रनाथ मंडल बोले और पूर्वी बंगाल के अब्दुल कासिम खान और पश्चिम पंजाब की बेगम जहांआरा जहांबाज के बोलने के पश्चात सबसे अंत में कायदे-आज़म जिन्ना बोलने के लिए खड़े हुए। इस समय तक दोपहर के 12 बज चुके थे। जिन्ना अत्यंत सपाट और भाव रहित चेहरे के साथ बोल रहे थे, मानो वो किसी अदालत में सदी सरल बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस असेंबली में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस पद्धति से हमने पाकिस्तान का निर्माण कर लिया है, इतिहास में ऐसा कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला यह कि हमें इसके माध्यम से अपने पाकिस्तान का सार्वभौम संविधान तैयार करना है और दूसरा ये कि हमें एक सार्वभौम संपूर्ण राष्ट्र के रूप में अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमारा पहला उद्देश्य कानून और व्यवस्था कायम करना है। रिश्वतखोरी और कालाबाजारी को पूरी तरह से बंद करना होगा। मुझे जानकारी है कि सीमा के दोनों तरफ पंजाब और बंगाल का विभाजन स्वीकार न करने वाले अनेक लोग होंगे, परंतु कम से कम मुझे तो कोई इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प समझ में नहीं आता। अब चूंकि ये निर्णय हो ही चुका है, तो हम इसे पूरी व्यवस्था और समझदारी के साथ लागू करें। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, पाकिस्तान में आप अपने श्रद्धा स्थानों और पूजा स्थलों में जाने के लिए मुक्त हैं। आप मंदिर जाएं अथवा मस्जिद जाएं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। पाकिस्तान में सर्वधर्म समभाव और रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, रोमन, कैथोलिक, पारसी, ये सभी लोग पाकिस्तान में पूर्ण सद्भाव के साथ आपस में मिलजुल कर रहेंगे। धर्म को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभागृह में बैठे हुए मुस्लिम लीग के सदस्य मन ही मन ये विचार कर रहे थे कि यदि वास्तव में ऐसा ही है, तो फिर हमने पाकिस्तान का निर्माण क्यों और किसके लिए किया है। कलात बलूचिस्तान के प्रमुख शहरों में से एक है। क्वेटा से केवल 90 मील दूरी पर स्थित सघन जनसंख्या वाला ये शहर है। मजबूत दीवारों के भीतर बसे हुए इस शहर का इतिहास 2-2.5 हजार वर्ष पुराना है। कुजदर, गंदावा, नुश्की, क्वेटा जैसे शहरों में जाना हो तो कलात शहर को पार करके ही जाना पड़ता था। इसलिए इस शहर का एक विशिष्ट सामरिक महत्व भी था। बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर बसे इस शहर के मध्यम भाग में एक बड़ी सी हवेली है। इस हवेली के जो खान हैं, उनका राजभवन ये बलूचिस्तान की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। इस राजभवन में मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट और कलात के मीर अहमद यार खान की एक बैठक चल रही है। इसके बीच एक संधि पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, जिसके माध्यम से आज दिनांक से अर्थात 11 अगस्त 1947 से कलात एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करने लगेगा। ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में बलूचिस्तान की कलात का एक विशेष स्थान पहले से ही है।
सारी 560 रियासतों और रजवाड़ों को इन्होंने ए श्रेणी में रखा है, जबकि सिक्किम, भूटान और कलात को उन्होंने बी श्रेणी की रियासत का दर्जा दिया हुआ है। अंततः दोपहर 1 बजे संधि पत्र पर तीनों के हस्ताक्षर हो गए। इस संधि के द्वारा ये घोषित किया गया कि कलात अब भारत का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मीर अहमद यार खान इस देश के पहले राष्ट्र प्रमुख हैं। कलात के साथ ही मीर अहमद यार खान साहब का पूर्ण वर्चस्व इस इलाके के पड़ोस में स्थित लासबेला, मकरान और खरान क्षेत्रों पर भी है। इसलिए भारत और पाकिस्तान का निर्माण होने से पहले ही इन सभी भागों को मिलाकर मीर अहमद यार खान के नेतृत्व में बलूचिस्तान राष्ट्र का निर्माण हो गया है। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का मुख्यालय AIR की प्रेस नोट सभी अखबारों को भेजी जा चुकी है। AIR के मुख्यालय में 14 और 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 14 तारीख की रात का आंखों देखा हाल ऑल इंडिया रेडियो को ही करना है। इसका पूर्ण कार्यक्रम तैयार हो चुका है। 14 अगस्त रात को 8:10 से लेकर 8:50 तक इंडिया गेट पर राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। इसका आंखों देखा हाल अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। रात को 10:30 से 11 बजे तक श्रीमती सरोजनी नायडू का संदेश अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का संदेश अंग्रेजी में प्रसारित होगा। रात 11 से 12:30 बजे तक संविधान सभा भवन में चलने वाले सत्ता हस्तांतरण का आंखों देखा हाल भी प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली में स्थित एक बड़ा सा बंगला गौ हत्या विरोधी परिषद का सम्मेलन यहाँ पर जारी है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जिन्ना का बंगला खरीदने वाले सेठ रामकृष्ण डालमिया। इस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार से यह अनुरोध किया जाएगा कि गौवंश की रक्षा करना, गौवंश की उत्तम देखरेख करना ये भारतीयों का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में गायों का कत्ल हो रहा है। ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। देश के विकास में गौवंश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। रामकृष्ण डालमिया जी का विचार है कि औरंगजेब रोड पर स्थित जिन्ना के इस बंगले को ही गौ हत्या विरोधी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया जाए। इसका प्रतीकात्मक संदेश भी अच्छा रहेगा। उधर कराची में भोजन के पश्चात अगले सत्र में पाकिस्तान की संविधान सभा बैठक में कुछ खास काम नहीं हुआ। केवल पाकिस्तान के राष्ट्रध्वज के बारे में निर्णय लिया गया। इसके अनुसार पाकिस्तान की राष्ट्रध्वज में 1/4 सफेद और 3/4 रंग हरा होगा तथा इसमें चांद तारे की डिजाइन बनी हुई होगी। यह प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया और एक मत से पारित भी हो गया। मद्रास में जस्टिस पार्टी की बैठक जारी है। यह पार्टी 31 वर्ष पुरानी है, लेकिन आज भी यह ब्राह्मणवाद विरोधी राजनीति ही करती है। इसके अध्यक्ष PT राजन ने इस बैठक में भारत की स्वतंत्रता का स्वागत करने संबंधी प्रस्ताव रखा, जो बहुमत से पारित किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन का आज का दिन बेहद व्यस्तता भरा रहा। सुबह सवेरे उठते ही उन्होंने अपने शयन कक्ष में लगे बड़े से कैलेंडर की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। केवल 4 दिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का समय अब केवल 4 दिन के लिए ही बचा है। सुबह लॉर्ड साहब की डॉक्टर कुंवर सिंह और सरदार पन्नीकर के साथ एक बैठक हुई। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पहले भोपाल के नवाब की बातों में आकर बीकानेर के महाराज ने भी उनकी रियासत को भारत में विलीन करने की दिशा में अनिच्छा जाहिर की थी। लेकिन माउंटबेटन को ऐसी छोटी छोटी स्वतंत्र रियासतें नहीं चाहिए थी, क्योंकि जितने ज्यादा स्वतंत्र राज्य रहते ब्रिटिश सत्ता का सिर दर्द उतना ही बढ़ जाता। इसलिए इस बैठक का बहुत महत्व था। इस बैठक के बाद माउंटबेटन ने डॉक्टर कुंवर सिंह और सरदार पन्नीकर को ठीक से पूरी स्थिति समझाई कि यदि बीकानेर रियासत पाकिस्तान के साथ विलीन की गई तो किस प्रकार की अनिश्चितता और अशांति निर्माण हो सकती है। इस मुलाकात के बाद माउंटबेटन को विश्वास हो गया कि संभव है कि अब बीकानेर रियासत के विलीनीकरण का प्रश्न समाप्त हो ही जाएगा। बारिसाल 60-70 हजार जनसंख्या वाला छोटा सा शहर, इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। कीर्तनखोला नदी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर पूरी तरह से हिंदू संस्कृति में रचा बसा है। बारिसाल पर तो बंगाल के नवाब का शासन भी संभव नहीं हुआ था।
अंग्रेजों द्वारा बंगाल को अधीन करने से पहले यहाँ के अंतिम राजा थे राजा रामरंजन चक्रवर्ती। मुकुंद दास नामक कविराज द्वारा निर्मित भव्य काली मंदिर और हिंदू राजाओं द्वारा निर्माण किया गया विशाल दुर्गा सरोवर बारिसाल की खासियत है। ऐसे हिंदू चेहरे मोहरे संस्कृति वाले बारिसाल से हिंदुओं को मुसलमान जबरन बाहर निकाल रहे हैं। पता नहीं बारिसाल और समूचे पूर्वी बंगाल के हिंदुओं ने कौन से पाप किए हैं। दोपहर के 4:30 बज रहे हैं। गांधी जी कलकत्ता के दंगाग्रस्त भागों का दौरा करने वाले हैं। खंडित पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, कलकत्ता के मेयर S.C. रॉय चौधरी और पूर्व मेयर S.M. उस्मान भी आश्रम में पहुंच चुके हैं। इन सभी को साथ लेकर ही गांधी जी ये दौरा करने वाले हैं। अगले 5 मिनट में ही कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर S.N. चटर्जी भी पहुंच गए हैं और यह दौरा आरंभ हुआ। 5-6 कारें आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, इस प्रकार ये काफिला कलकत्ता के दंगाग्रस्त इलाके की परिस्थिति देखने निकला। पाइकपारा, चितपोर, बेलगजी, मानिकतोला, बेलियाघाट, नरकेल, एंटली, तंगरा और राजा बाजार दंगों में पूरी तरह ध्वस्त हो चुके मकान, जलकर खाक हो चुके मंदिर और दुकानें। चितपुर में हिंदुओं के जले हुए मकानों के भागा विशेष देखते हुए गांधी जी कुछ देर वहां खड़े रहे। बहुत से मकानों में जिन्हें दंगाइयों ने नष्ट कर दिया था, अब कोई भी नहीं रहता है। शाम के धुंधलके में ऐसे सुनसान और भयानक दृश्य को गांधी जी देखते ही रह गए। बेलियाघाट परिसर में कुछ हजार लोग इकट्ठे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की जय के नारे जरूर लगाए, लेकिन अन्य किसी भी स्थान पर इस काफिले को देखकर लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अपना सब कुछ गंवा चुके ये हिंदू एकदम शुष्क और निर्विकार चेहरे के साथ गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। 50 मिनट का यह दौरा निपटाकर जब गांधी जी सोडेपुर आश्रम पहुंचे, तब तक उनका मन एकदम विषण और खिन्न हो चुका था।